मैं विभा मिश्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का आज हम अध्याय 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने आंकड़ों का संग्रहण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया था। सामान्यतः हम देखते हैं कि आंकड़ों की संख्या या उनका परिमाण बहुत अधिक होता है, तब इस बात की आवश्यकता होती है कि संग्रहित किए गए इन बहुत बड़ी संख्या में जो आंकड़े होते हैं उनको आसानी से समझने योग्य प्रस्तुत किया जा सके। अध्याय के प्रारंभ में एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये पुस्तक में शुरू में ही बना हुआ है। इस चित्र से आप 9th-10th से ही परिचित हैं। इस चित्र में कुछ आरेखी चित्र, दंड चित्र बना हुआ है, कुछ वृत्त चित्र भी बना हुआ है, वक्र भी बने हुए हैं और OX, OY अक्ष भी बने हुए हैं। तो ये चित्र जो है ये काफी कुछ हमें इससे समझ में आ रहा है कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को ही लेकर ये चित्र हैं। इनके बारे में हम आगे और भी अध्ययन करेंगे। आज हम इस अध्याय में देखेंगे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की प्रस्तावना, आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और सारणीयन एवं सारणी के अंक। प्रस्तावना में हम देखेंगे कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में संग्रहित किए गए वृहद आंकड़ों को इस प्रकार से सरल एवं संक्षिप्त और व्यवस्थित किया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी उन आंकड़ों को आसानी से समझ सके। जो आंकड़े एकत्रित होते हैं तो वर्गीकरण तो अपन ने पिछले अध्याय में ही देख लिया था। अब उन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सके कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। तो इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि आंकड़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को 3 प्रकार से किया जाता है। एक है पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, फिर है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और आरेखीय प्रस्तुतिकरण। तो आज पार्ट 1 में हम पाठ विषय के वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण और सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण का अध्ययन करेंगे। आरेखीय प्रस्तुतिकरण का हम पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, इसके बारे में हम सीधे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या लिखा हुआ है नीचे सबसे पहले देखते हैं कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 17 बंद पाए गए और इसी प्रकार से 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। तो इस उदाहरण में हमें कुछ शब्दावली दिखाई दे रही है, कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये पैराग्राफ है। जिस प्रकार से पाठ में पैराग्राफ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इन पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कुछ आंकड़ों को वर्णनात्मक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। पैराग्राफ में या पाठ भी हम कह सकते हैं, तो वो कहलाता है पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। पैराग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं, उसी में हमको आंकड़े दिखाई देते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि जब आंकड़ों का विवरण पाठ या वर्ण में दिया जाता है तो उस पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण कहते हैं इसे। जब आंकड़ों का परिमाण या संख्या बहुत अधिक ना हो तब यह स्वरूप अधिक उपयोगी है। जब छोटा सा पैराग्राफ हो तब तो हम उसमें से आंकड़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी बात कही गई है। वरना जो चित्र बना हुआ है, चित्र में व्यक्ति उन आंकड़ों को देखकर क्या कह रहा है कि ओ नहीं, यानी ये वर्णनात्मक आंकड़ों को यदि बहुत बड़े पैराग्राफ में यदि हम प्रस्तुत करेंगे तो वो हमारी समझ से परे होगा। वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण से आशय है ये कि जब उसको पाठ या वर्ण में प्रस्तुत किया जाता है आंकड़ों को, तो हम उसे वर्णनात्मक या पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इसका एक गुण ये है, अच्छी बात ये है कि इसको हम बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन दोष ये है कि यदि ये बहुत बड़ी संख्या में हो या बड़े पैराग्राफ में हो तो उसे हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। सारणी से आशय भी हम पहले से देखते आ रहे हैं कि सारणी में क्या होता है, कुछ खड़ी लाइनें होती हैं, कुछ आड़ी लाइनें होती हैं और उनको व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये वही सारणी है। सांख्यिकी के अंतर्गत
आंकड़ों जो होते हैं, आंकड़े या जो समंक होते हैं, उनको सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पंक्तियां जो कुछ आड़ी लाइनें होती हैं, कुछ खड़ी लाइनें होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। फिर हम देखते हैं कि जो उसी के आधार पर जो उनके बीच में जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वो सारणियन के रूप में ही किया जाता है। तो सारणियन में जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि जैसे अपन ने वर्गीकरण के प्रकार देखे थे पिछले अध्याय में, कि गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण, कालिक वर्गीकरण और स्थानिक वर्गीकरण। इन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों को हम सारणी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यही वर्गीकरण आंकड़ों को यदि हम सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वो सारणियन कहलाएगा। तो इनको हम इस आधार पर भी देख सकते हैं कि कैसे इनको अलग अलग विभाजित किया जा सकता है ये सारणियन के अंतर्गत। तो गुणात्मक आंकड़ों को जब सारणी में प्रस्तुत किया जाता है तो वो गुणात्मक वर्गीकृत आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि इसमें आंकड़ों को उनकी गुणात्मक विशेषता क्या होती है, जैसे सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति, राष्ट्रीयता, और भी गुण से संबंधित लिंग, वैवाहिक स्थिति। तो जिनकी विशेषता गुण से संबंधित होती है, उसके वो आधार मानकर हम आंकड़ों को वर्गीकृत करके सारणी में प्रस्तुत करते हैं। जैसे इस सारणी में, यह पुस्तक की ही सारणी है 4.1, हेडिंग लिखी हुई है कि लिंग एवं स्थान के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत। जो लिंग लिखा हुआ है, पुरुष, स्त्री, तो ये गुणात्मक विशेषता है। उसके बाद फिर आगे ग्रामीण, शहरी आदि लिखे हुए हैं आंकड़े, और अंक भी लिखे हुए हैं। तो विशेष बात यह है कि गुणात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत जब गुणात्मक विशेषता के आधार पर लिए गए आंकड़ों को जब सारणी में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो गुणात्मक वर्गीकरण का सारणी में प्रस्तुतिकरण कहलाता है। मात्रात्मक, तो जैसे अपन ने पिछले अध्याय में मात्रात्मक वर्गीकरण का अध्ययन किया था। मात्रा अर्थात संख्या। तो इसमें जो गुणात्मक के पश्चात जो अपन ने दूसरा प्रकार देखा था, ये वही है कि इसमें तथ्यों की विशेषताओं को मात्रा या संख्या, वो मात्रा या संख्या क्या हो सकते हैं जिनको कि हम मात्रा या संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आयु हो सकता है, कद, उत्पादन, आय, वजन भी हो सकता है, कीमत हो सकती है। कहने का आशय है कि ये वे विशेषता वाली बातें जिनको कि हम संख्या या मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं। तो उनके अनुसार जब वर्गीकृत करके उनको सारणी में प्रस्तुतिकरण उनका किया जाता है, तो मात्रात्मक वर्गीकरण का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ये बुक की ही सारणी है, सारणी 4.2। जैसे सारणी में क्या है कि बिहार में एक चुनावी अध्ययन हेतु 542 उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार वितरण। तो जो आयु है, इस आयु को अनुसार आंकड़ों को वर्गीकृत करके सारणी में प्रस्तुत किया है। तो यह सारणी ही है कि कुछ आड़ी लाइनें होती हैं, यहाँ हम इनके बीच में खड़ी लाइनें भी खींच सकते हैं, तो ये सारणी हो गई। तो वही मात्रात्मक जो वर्गीकरण के आधार पर जो अपन ने आंकड़े देखे, तो उन्हीं का सारणी में प्रस्तुतिकरण है ये। इसके बाद हम देखेंगे कालिक वर्गीकरण। तो कालिक वर्गीकरण, काल यानी होता है क्या, समय। तो कालिक या समयानुसार जो वर्गीकृत आंकड़े थे, उन्हीं आंकड़ों को हम प्रस्तुतिकरण करेंगे सारणी में। तो इसमें आंकड़ों को काल या समय, तो वो काल या समय क्या हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, हफ्ते, महीने, वर्ष, मिनट भी हो सकते हैं। तो जिनको हम समय में व्यक्त कर सकते हैं, उसके अनुसार आंकड़ों को वर्गीकृत करके सारणी में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी बुक की सारणी है, सारणी 4.3। एक चाय की दुकान की 1995 से 2000 तक की वार्षिक बिक्री का विवरण। तो इसमें समय दिखाई दे रहा है, 1995 से 2000 के वर्ष हैं, और इन्हीं वर्षों को ले लिया है ये खड़े में, वर्ष 1995 से 2000 तक। तो इस सारणी में हमको विशेष बात ये दिखाई दे रही है कि इसका आधार जो लिया गया है, वो समय को लेकर किया गया है। तो जब समय या काल के अनुसार वर्गीकृत आंकड़ों को जब सारणी में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो वो कालिक वर्गीकरण के अनुसार सारणी का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। स्थानिक भी अपन ने देखा था पिछले अध्याय में,
तो इसमें आंकड़ों को किसी स्थान विशेष, स्थान क्या हो सकते हैं, गांव हो सकता है, कस्बा, खंड, जिला, राज्य, देश, विदेश भी हो सकते हैं। तो स्थान विशेष के अनुसार जब आंकड़ों को वर्गीकृत करके सारणी में प्रस्तुत किया जाता है, वो स्थानिक वर्गीकरण का सारणी में प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ये भी अपनी बुक की ही सारणी है 4.4। तो एक वर्ष में भारत द्वारा शेष विश्व में कुल निर्यात की भागीदारी का प्रतिशत। तो जो विश्व है वो क्या है, स्थान विशेष है। अब विश्व के अंतर्गत विश्व के कुल निर्यात लिखे हुए हैं, तो ये गंतव्य स्थान के नीचे जो विभिन्न देशों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये देश भी क्या हो गए, स्थान विशेष हो गए। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी स्थान विशेष के अनुसार जब वर्गीकृत आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम स्थानिक वर्गीकरण के अनुसार सारणी में प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ये सारणी का प्रारूप है। इस प्रारूप में हम जैसे एक सारणी के कौन कौन से अंग होते हैं, जो अपन ने अभी पहले देखी वो भी सारणी है, लेकिन एक जो सारणी का जो प्रारूप होता है, आदर्श प्रारूप, वो इस प्रकार से हो सकता है। इसके अंतर्गत हम इसको समझेंगे कि सारणी में जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है सारणी संख्या, सारणी संख्या। तो सारणी संख्या जो होती है वो सारणी की पहचान के लिए सारणी संख्या को निर्धारित किया जाता है। यह संख्या क्या करती है कि एक सारणी को दूसरी सारणियों से अलग करती है। जैसे सबसे ऊपर इसको लिखा हुआ है, ये सारणी के अंतर्गत सारणी उसकी संख्या के नीचे की सारणी 4.5। तो जो 4.5 है ये सारणी संख्या है। इसके अलावा सारणी की संख्या 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2 ये भी हो सकती है। तो सारणी के प्रारूप में सबसे पहला सारणी का अंग आता है सारणी संख्या। इसके बाद नंबर 2 में शीर्षक। तो शीर्षक जो है ये बीचों बीच दिया जाता है। यह सारणी की विषय वस्तु की व्याख्या करता है। ये सारणी का जो शीर्षक है ये संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए और अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसका स्थान जो होता है वो ऊपर बीचों बीच होता है। फिर तीसरे नंबर पे है उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक जिसे हम कहते हैं। ये उपशीर्षक है, स्तंभ शीर्षक है जो ये पंक्तियों को दर्शाता है। जो वर्टिकल ये पंक्तियां हैं, खड़ी रेखाएं हैं, ये कहलाती है स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक। इसको ही हम उपशीर्षक के नाम से जानते हैं। तो ये संख्याएं सारणी जिस प्रकार से हमारे पास आंकड़े हैं उतनी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं और अधिक भी हो सकती हैं। यानी पर्याप्त होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और आवश्यकता से अधिक भी नहीं होना चाहिए। जितनी उसमें उचित हो उतने स्तंभ हम बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक। तो जैसे अपन ने स्तंभ शीर्षक देखा था, ये खड़ी लाइनें थी, तो ये अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक होती हैं जो आड़ी लाइनें होती हैं, जो हॉरिजेंटल होती हैं। तो इन पंक्तियों को भी शीर्षक दिया जाता है। पंक्ति के बाईं ओर जो पंक्ति शीर्ष को, इसमें संक्षिप्त विवरण भी हम दे सकते हैं इनके बारे में। इसके बाद है 5वां सारणी का मुख्य भाग। तो सारणी का मुख्य भाग जो है ये समझो सारणी के प्राण होते हैं। इसमें ही सारणी से संबंधित जो है वो सारणी की जो अवस्थिति या उसकी पंक्ति जो होती है उसी के स्तंभ के अनुसार सुनिश्चित करती है कि इसमें कितना स्थान आंकड़ों को दिया जाना है। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये और हमें ध्यान रखना है कि ये सारणी का मुख्य भाग होता है, इसी में ही मुख्य जानकारी जो है वो दी जाती है। इसके बाद है 6 में इकाई, जैसे करोड़ में लिखा हुआ है, ये माप की इकाई है। तो सारणी में माप की इकाई देना भी आवश्यक होता है कि जो भिन्न भिन्न माप भी हो सकते हैं। जैसे इसमें करोड़ में दिया हुआ है, तो अलग अलग स्तंभों के लिए कभी कभी भिन्न भिन्न माप भी हो सकते हैं। यदि संख्या बहुत बड़ी है तो इन्हें हम पूर्णांक में ले लेते हैं। तो इसको हम इकाई की माप के अंतर्गत बताते हैं। फिर इसके बाद 7वां नंबर है स्रोत। तो नीचे संक्षिप्त विवरण इसमें दिया जाता है स्रोत के बारे में। स्रोत से आशय है कि आंकड़े हमने कहाँ से प्राप्त किए हैं। तो आंकड़े जो होते हैं वो, आंकड़ों के जो स्रोत हैं होते हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक स्रोत भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये स्रोत हमें देना आवश्यक है। यदि प्राथमिक आंकड़े हैं तो हम स्वयं तैयार कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने द्वितीयक आंकड़ों के रूप में इसको लिया है तो हमने कहाँ से आंकड़े प्राप्त किए, तो वो हमें देना इसमें आवश्यक होता है। इसके बाद सबसे अंतिम सारणी का अंग है वो है टिप्पणी।
पाद टिप्पणी जो लिखा हुआ है, तो टिप्पणी जो होती है वो सारणी के सबसे अंत में दी जाती है। टिप्पणी इसलिए दी जाती है कि यदि सारणी में कुछ बातें मान लो स्पष्ट नहीं हो पाती तो उनके बारे में यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पुरुष, स्त्री, और यदि अन्य लिख दें तो अन्य में हम किसको शामिल कर रहे हैं तो यहाँ टिप्पणी के रूप में हम लिख सकते हैं। या कोई भी और ऐसी विशेष बात है जिनको हम लिखना भूल गए हैं तो वहां टिप्पणी के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यह सारणी का एक प्रारूप है। तो आवश्यक नहीं है कि हर सारणी में सारे अंगों का समायोजन किया जा सके, क्योंकि हमने पिछली सारणियां देखी तो उसमें तो 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो आवश्यकता अनुसार हम सारणी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सारणी के जो अंग है वो कौन कौन से हैं और किनका स्थान कहाँ पर है और उनमें क्या विशेषता होनी चाहिए। अब इनको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं सारणी के अंगों को। जैसे पहला है सारणी संख्या। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि सारणी के सबसे ऊपर सारणी की संख्या दी जाती है। इससे सारणी ढूंढने में सहायता मिलती है। एक से अधिक सारणियों में यही संख्या उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। फिर दूसरा है शीर्षक। तो सारणी संख्या के पश्चात या इसके ठीक नीचे सारणी का शीर्षक लिखा जाता है। यह सारणी की विषय वस्तु की व्याख्या करता है। यह सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ एक अच्छी सारणी के गुण भी यदि आते हैं परीक्षा में तो वो भी हम आसानी से लिख सकते हैं। एक अच्छी सारणी में क्या होना चाहिए, जैसे अभी अपन ने देखा कि उसका शीर्षक जो वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। फिर सारणी की संख्या के अंतर्गत भी लिख सकते हैं कि सारणी एक अच्छी सारणी में सारणी संख्या भी स्पष्ट दी जानी चाहिए। एक से अधिक सारणी है तो उसको संख्यात्मक क्रम में दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद सारणी के अंग में अगला अंग है उपशीर्षक या स्तंभ। तो सारणी के प्रत्येक स्तंभ के ऊपर की ओर एक स्तंभ नाम भी दिया जाता है। सरल भाषा में सारणी की पंक्तियों को उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक कहते हैं। जैसे अपन ने प्रारूप में देखा था, जो खड़ी लाइनें जो होती हैं, वर्टिकल लाइनें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्तंभ या उपशीर्षक। अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक। तो उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक की भांति सारणी की प्रत्येक पंक्ति को अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक कहते हैं। इसे सारणी के बाईं ओर लिखा जाता है। तो जिस प्रकार से खड़ी लाइनें स्तंभ को हम उपशीर्षक या स्तंभ कहते हैं, उसी प्रकार से जो आड़ी लाइनें होती हैं, हॉरिजेंटल जो लाइनें होती हैं, उनको हम अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक कहते हैं। तो जो आड़ी और खड़ी लाइनें हैं ये भी हमें ध्यान रखना है कि आवश्यक नहीं है कि हर सारणी में एक समान हो। तो ये आंकड़ों की संख्या के हिसाब से हम इनको कम अधिक कर सकते हैं। तो अच्छी सारणी में हम कह सकते हैं, अच्छी सारणी के गुण में कि इसमें खड़ी और आड़ी लाइनें होती हैं, ये भी आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। जितने कॉलम उचित हो उतने कॉलम होना चाहिए, अनुचित कॉलम नहीं होना चाहिए। फिर एक है सारणी का मुख्य भाग। तो सारणी का मुख्य भाग जो होता है वो लगभग बीचों बीच होता है और इस सारणी में समस्त वास्तविक सूचनाओं को दर्शाया जाता है। यानी सारणी का जो उद्देश्य होता है कि सारणी में हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो आंकड़े जो होते हैं वो सारणी के मुख्य भाग में होते हैं। तो ये आंकड़े भी अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इनको खड़ी और आड़ी लाइनों में दिया जाता है, योग भी दिया जाता है। तो सारणी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सारणी के मुख्य भाग में होता है। फिर है माप की इकाई। माप की इकाई जैसे अभी अपन ने देखा था उसमें सारणी के प्रारूप में, तो एक जो भी आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो कौन सी इकाई में उनका माप कौन सी इकाई में लिया जा रहा है, क्विंटल में है, किलो में है, करोड़ में है, या संख्याएं हैं तो लाख में है। तो माप की इकाई भी जो है वो सारणी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि पूरी सारणी में माप की इकाई समान रहे तो सारणी की संख्याओं, जिसे हम वास्तविक आंकड़े भी कहते हैं, को सारणी के शीर्षक के साथ लिखा जाता है। यदि माप की इकाइयां भिन्न भिन्न है तो उपशीर्षक में इनके बारे में लिखा जाना चाहिए। संख्याएं बड़ी होने पर इन्हें पूर्णांक बना देना चाहिए। तो सारणी में जिस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है उनका मापन किस प्रकार से है उसको उनके अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि पूर्णांक में तो पूर्णांक में हम करेंगे, और यदि उनका मापन भिन्न भिन्न है तो हम उपशीर्षक के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम उसको लिख देंगे। फिर अगला है स्रोत।
तो अच्छी सारणी के गुण में हम ये भी बता सकते हैं, मापन की इकाई जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसके बारे में भी सारणी में उल्लेख किया जाना चाहिए। स्रोत यानी कि स्रोत अर्थात समंकों के संदर्भ को प्रायः सारणी के नीचे लिखा जाता है। इसका स्थान जो होता है वो कहाँ होता है, सारणी के नीचे होता है। स्रोत जो होते हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके माध्यम से मूल आंकड़ों की तुलना एवं अशुद्धियों को ठीक किया जा सकता है। स्रोत का स्थान कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है। स्रोत यानी जहां से हमने इन आंकड़ों को प्राप्त किया है, द्वितीयक स्रोत के रूप में यदि हम प्राप्त कर रहे हैं, तो जहां से भी हमने इन आंकड़ों को प्राप्त किया, जिन संस्थाओं से प्राप्त किया, जिस प्रकाशन से प्राप्त किया, उसका नाम हमें यहाँ पर स्पष्ट देना होता है। स्रोत जब हम देते हैं तो उससे हम, उसका फायदा यह है, उसकी अच्छी बात यही है, हम सारणी के गुण में भी लिख सकते हैं कि जो स्रोत है, इसमें स्रोत के माध्यम से हम देखकर आंकड़ों की तुलना भी कर सकते हैं कि वो आंकड़े सही हैं अथवा नहीं हैं, या अशुद्धि हैं या गलत भी हैं, तो उनको हम स्रोत के माध्यम से हम ठीक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको। फिर अंतिम अंग है टिप्पणी। टिप्पणी जो है वो ये सारणी का सबसे अंतिम भाग होता है। यदि किसी समंक या शब्द को अधिक स्पष्ट करना हो तो इसके अंतर्गत लिखा जाता है। यदि सारणी में हमसे कोई भूल हो गई है या कुछ अस्पष्ट लिखा हुआ है तो टिप्पणी देकर हम उसमें इसके अंतर्गत इसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो ये सारणी के मुख्य अंग भी हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक अच्छी सारणी के क्या गुण हैं। तो इसमें से हम अच्छी सारणी के गुणों को भी लिख सकते हैं। अब यदि हमें सारणी का प्रारूप, कुछ आंकड़े दिए हो, कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से यदि हमें सारणी का को अंकों को हमें सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है, तो हम अपने उन आंकड़ों के हिसाब से, विशेषताओं के हिसाब से हम उसको सारणी में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि ये सारी चीजें उसमें समाहित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी जितने प्रारूप में कॉलम बने थे, आवश्यक नहीं कि उतने ही कॉलम बने। यदि आंकड़े संक्षिप्त हैं तो कम कॉलम बन सकते हैं, और ज्यादा है तो ज्यादा कॉलम बन सकते हैं। लेकिन कुछ अंग जो है वो हमें अत्यंत महत्वपूर्ण देना होगा, जो प्रारूप में दिया हुआ है उनका उल्लेख हमें आवश्यक रूप से करना होगा। तो सारणी के कितने अंग हैं, 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के बारे में पता होना चाहिए, प्रारूप पता होना चाहिए, और किसी भी पैराग्राफ या आंकड़ों को यदि हमें प्रस्तुतिकरण करना है तो उसके माध्यम से हम उनको कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वर्गीकरण एवं सारणी में अंतर बताइए। तो वर्गीकरण तो अपन ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, और इस अध्याय में भी वर्गीकरण का उल्लेख बार बार हुआ है। तो वर्गीकरण के अंतर्गत जो अपरिष्कृत आंकड़े थे उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तो वर्गीकरण कहलाता है। और उन्हीं व्यवस्थित आंकड़ों को यदि हम सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वो सारणीयन कहलाता है। अब सारणी और सारणीयन में भी अंतर है। सारणी यानी जो आड़ी और खड़ी लाइन में होती है वो सारणी कहलाती है, और आंकड़ों को जब हम सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है सारणीयन। अब वर्गीकरण और सारणीयन का मुख्य अंतर क्या है कि जो वर्गीकरण है वो एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित करता है, और सारणीयन उन व्यवस्थित आंकड़ों को सारणी में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो इसके अलावा और भी अंतर हम देख सकते हैं। फिर प्रश्न दूसरा है, आंकड़ों की पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण से क्या आशय है। तो अपन ने जो पैराग्राफ देखा था, पैराग्राफ में कुछ वर्ण के रूप में या पाठ के रूप में जब शब्दों के साथ आंकड़ों को समाहित करके पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो कहलाता है पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। यदि छोटा पैराग्राफ है तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यदि बड़ा पैराग्राफ है तो बहुत ही मुश्किल बात होती है। फिर अगला प्रश्न, सारणी के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो मुख्य अंग जो है 8 है, 8 अंगों के हमको नाम लिखना है। और यदि नंबर के साथ ज्यादा नंबर का प्रश्न आता है तो हम उनके बारे में उनकी व्याख्या भी अवश्य करनी है। फिर आंकड़ों का सारणीयन क्यों आवश्यक है। तो इसका उद्देश्य अपन ने देखा था कि आंकड़े जो होते हैं वो सारणी के रूप में प्रस्तुत इसलिए किए जाते हैं ताकि वो समझने योग्य आसानी से समझ सके। जैसे हम सारणी भी देखते हैं विभिन्न दंड चित्र के आगे, इस और भी हम इसका अध्ययन करेंगे चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के रूप में। लेकिन सारणीयन के रूप में जब हम आड़ी और खड़ी लाइनों में आंकड़ों को विभाजित करके देखते हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उनका योग, तो हम आसानी से उनको समझने योग्य बना सकते हैं। फिर सारणी में टिप्पणी एवं शोध से क्या आशय है। टिप्पणी में अपन ने देखा था कि सारणी में सबसे अंत में जो टिप्पणी दी जाती है वह आंकड़ों से संबंधित, यदि कोई बात स्पष्ट नहीं हो तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं, या कोई भूल चूक है सारणी में तो उसका उल्लेख भी हम टिप्पणी देकर कर सकते हैं।
स्रोत से क्या आशय है? स्रोत यानी जो आंकड़े, जो तथ्य से संबंधित जो आंकड़े हैं वो हमने कहाँ से प्राप्त किए, जिनको हम द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो स्रोत हमने कहाँ से प्राप्त किए उसका उल्लेख स्रोत के रूप में किया जाता है। टिप्पणी और स्रोत दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है सारणी के। फिर अगला प्रश्न है, सारणियन वर्गीकरण के पहले की प्रक्रिया है या बाद की? तो वर्गीकरण पहले किया जाता है और सारणियन बाद में किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारणियन हमने पहले किया फिर वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों को पहले व्यवस्थित किया जाता है, उसके पश्चात ही उनको सारणी में प्रस्तुत किया जाता है, जो सारणियन प्रक्रिया कहलाती है। थैंक यू।